दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी एक पुलिस डिटेक्टिव की कहानी है। राजवाला इसकी सत्यता का दावा नहीं करता, लेकिन ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, आप जल्दी से राजवाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको यूनिक, मिस्टीरियस और क्रीपी कहानियाँ मिलती रहे। लोग जब पुलिस ऑफिसर के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है उनकी सोच और हमारी रियलिटी काफ़ी अलग है। उन्हें लगता है कि हम कोई सुपर हीरो है जो बुरे लोगों को पकड़ते हैं और अच्छे लोगों की हिफाजत करते हैं, और जो अपने चमचमाते गोल्डन बैजेस को लेकर लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हम में कोई सुपर पावर्स नहीं है। हम किसी इलाके में हो रहे सारे क्राइम्स नहीं देख सकते, और हम में तुरंत रिस्पॉन्ड करने की क्षमता भी नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बस इंसान ही तो है, और हम परिस्थितियों में ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कानून हमें कहता है। लेकिन जब आप गहराई में देखेंगे, आपको गंदगी दिखाई देगी, रेसिज्म, शक्तियों का गलत उपयोग और हिंसा। कई लोगों को ये पहलू रोज़ दिखाई देता है, जबकि काफ़ी ऐसे भी है जो इसे नहीं समझ सकते। इसका क्या मतलब है कि हम अच्छे लोगों के भेष में मॉन्स्टर्स हैं? हाँ, और शायद यही सही है। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा अलग है। मेरे मुताबिक हम समाज की अच्छाई और बुराइयों का दर्पण हैं, और बड़े पैमाने पर हम समाज की ही तरह उलझे हुए हैं। हम वो हो सकते हैं जो आप देखना चाहे, या फिर वो जहाँ तक आपकी देखने की क्षमता लिमिटेड है। पुलिस वाला होते हुए आपको ये चिंता बनी रहती है कि समाज आपको किस तरह देखेगा। मैंने अपनी शिफ्ट शुरू की ही थी कि चीफ ऑफिसर ने मुझे अपनी ऑफिस में बुलाया। वो टूथपिक को चबाते हुए डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा था। मैं चुपचाप जाकर वहाँ बैठ गया, जबकि वो अगले 30 सेकंड तक उन दस्तावेज़ों में सर मारता रहा। आखिरकार उसने उन्हें परे हटाकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। स्मिथ, वो अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, मुझे किसी सिचुएशन में तुम्हारी सलाह चाहिए। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, एज़ लॉन्ग एज़ ये कोई रिलेशनशिप वाला मसला ना हो, वरना मैं आपको जो सलाह दूंगा वो सीधे तलाक तक ले जाएंगी। वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर सीरियस होकर बताने लगा, एक सिंगल माँ है, मिस विल्सन। हाँ, शायद यही नाम है। वो यहाँ कल आई थी। वो ऊपरी अधिकारी से बात करने की भीख मांग रही थी। इत्तेफाक से मैं कुछ दस्तावेज़ लेने गया था और मैंने उसकी ये बातें सुन ली, तो मैंने उसे बुलाया और ख़ुद को चीफ ऑफिसर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। उसने मुझे बताया कि उसे जल्द से जल्द पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उसे पुलिस प्रोटेक्शन जल्द से जल्द मुहैया किया जाए। पुलिस प्रोटेक्शन? मैंने हैरत से कहा, तब तो कोई सीरियस मसला होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, उसने कहा। पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर जब मिस विल्सन ने पूरी बात बताई तो मेरा सर चकराने लगा। उन्होंने कहा कि उनका एक छोटा लड़का है, और वो हर रोज़ खिड़की से बाहर किसी आदमी को खड़ा देखता है, और ऐसा करीब हर रात होता है, और वो चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता। और एक अच्छी माँ होने की वजह से वो हमेशा उसके ऊपर चेक करती रहती है, लेकिन जब वो उन्हें वो बताता है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन लड़के की आंखों में जो डर था, उसे वो समझती है कि वो रियल ही था, और वो सचमुच किसी को देखकर ही डरा हुआ हो। उसे अपने लड़के पर पूरा यकीन है, इसलिए वो चाहती है कि उसके घर के बाहर किसी आदमी को तैनात कर दिया जाए, तब तक कि उस कमबख्त को पकड़ लिया नहीं जाता। तुम क्या सोचते हो, हमें क्या करना चाहिए? मैंने परेशानी से
अपना सर खुजाते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें इस पे सच में सलाह की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सीधा मामला है। वो उस मिस्ट्री मैन से हो सकता है कि रियल में डरी हुई हो, लेकिन हम ऐसे ही अपना कोई ऑफिसर उसे बॉडीगार्ड के तौर पर नहीं दे सकते। मुझे उसकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी आदमी के होने का कोई प्रूफ भी तो नहीं है। इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपने घर पर सिक्योरिटी कैमरास लगाएं और शायद गन भी ख़रीद लें। अगर उसे वो कैमरा पर दिखता है तब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और होपफुली उसे ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर चीफ हंसने लगा। ये बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि ये आदमी ज़्यादातर वक्त सीरियस ही रहता था। जिस तरह से तुमने सोचा मुझे वो पसंद आया, डिटेक्टिव स्मिथ। सीधा और लॉजिकल हर मामले पर। यह ऐसी विशेषता है जो या तो तुम्हारी ज़िंदगी बचाएंगी या तुम्हें मार देंगी। इनमें से ही एक ना एक तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे पूरी ज़िंदगी बदल जाएंगी। लेकिन तुम यहाँ कोई बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। वो मुझे किसी तरफ लीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पॉइंट पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहता क्या है। तो मैंने सिर्फ अपनी भवें चढ़ा ली। उसने मेरा कन्फ्यूजन भांप लिया था। उसने अपने मुंह से टूथपिक निकाली और कुछ इस तरह से फूंक मारा जैसे वो सिगरेट का धुआं छोड़ रहा हो। तुम्हें नहीं लगता कि उस सिंगल मदर जिसका बच्चा छोटा है और वो बच्चा किसी आदमी को देखने की बात कहता है, तो क्या ऐसे में उन्होंने कैमरास नहीं लगाए होंगे? उस आदमी के कुछ दिनों के दिखने के बाद ही उसने शहर के सबसे महंगे कैमरे जो उसे मिल सके, उसने वो अपनी खिड़की के बाहर लगवा लिए थे। और जाहिर है अभी भी हम किसी सबूत से काफ़ी दूर है, लेकिन वो इस बात पे अड़ी है कि उसके बेटे ने कल रात उस आदमी को देखा था। मुझे ये सारी बातें अपने दिमाग में बिठाने के लिए काफ़ी वक्त लगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि उसके पास कोई ऐसा गैजेट था जो कैमरा फीड से छेड़छाड़ कर रहा था, या फिर ये सब उस लड़के का वहम मात्र था। चीफ ने अपनी टूथपिक दोबारा से मुंह में डाली और अपनी कुर्सी से पीछे की तरफ फैलकर बैठ गया। पता नहीं, लेकिन तुम पता लगाओगे। मैंने तुम्हें उसका एड्रेस और दूसरी बातें ईमेल से भेज दी है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं नहीं चाहता था कि ये केस मुझे मिले, लेकिन मैं जानता था कि मैं चाहे इस पे जितना भी बहस कर लूँ, अब मेरा इससे पीछा नहीं छूटने वाला। और जब से मुझे पहले उस टॉल वुमन के साथ मेरा सामना हुआ है, तब से चीफ और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जब भी चीफ को ऐसे लगता है कि किसी केस में कोई पैरानॉर्मल चीज़ इन्वॉल्व है, चीफ उसमें मुझे ही असाइन करता है। मैं चीफ के कैबिन से उठकर अपने डेस्क पर गया और बैकग्राउंड रिसर्च करने लगा। एक माँ जिसका ये दावा है कि उसका बेटा अपनी खिड़की के बाहर किसी आदमी को देखता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है, कम से कम वीडियो पर नहीं। और ये सारी जानकारी उस जानकारी से काफ़ी कम थी जो मुझे किसी केस के लिए चाहिए होती है। और ये इतनी जानकारी नहीं थी कि जिससे मैं सारी बातें पता कर सकूं। ऑफिसर रियान कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर आया था। वो एक नौजवान अफसर था और उसके चेहरे पर हमेशा बड़ी सी स्माइल रहती। उसने अपने डाइट सोडा की चुस्की लेते हुए मुझसे कहा, हेलो डिटेक्टिव, मैंने तुम्हें चीफ के ऑफिस से बाहर आते हुए देखा और मुझे लगता है तुम किसी चीज़ पर काम कर रहे हो। फिर उसने आसपास देखा और मेरे तरफ झुककर कहा, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे आंख मार दी, जिससे मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं नहीं जानता सीक्रेट के बारे में ऑफिसर रियान। मुझे लगता है ये घुसपैठ और हरासमेंट का केस है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। वो इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ।
और उसने कहा, ये तो काफ़ी बोरिंग है, तुम्हें इसमें कुछ मदद चाहिए? तुमने अभी तो कहा कि ये बोरिंग है, फिर तुम मदद क्यों करना चाहोगे? उसने कुछ एक्साइटेड होते हुए कहा, मैंने तुम्हारा काम देखा है और हर कोई तुम्हारे बारे में यहाँ पे बात करता है कि तुमने काफ़ी अजीबोगरीब केसेस को सॉल्व किया है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुमसे सीखना काफ़ी फ़न होगा। मैं उसका उत्साह देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन उसके अलावा मैं जानता था अगर मुझे इस केस को सॉल्व करना है तो न सिर्फ मुझे उस फैमिली से बात करनी होगी, बल्कि कुछ एविडेंस को भी जमा करना होगा, और इस काम के लिए एक से भले दो लोग होंगे। मैं उसे अपने साथ रखने के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि वो सारे नोट्स को लेगा। 1.5 घंटे के अंदर ही हम स्टेशन से बाहर थे और हम एक साधारण से दिखने वाले घर के फ्रंट डोर पर थे। हमने उसके ऊपर दस्तक दी। दूसरी तरफ से जवाब आने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन जब कोई बाहर आया तब हमें पता चला कि ये सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। दरवाज़ा खोलने जो अधेड़ उम्र की औरत आई थी वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। मिस विल्सन, मैंने अपना बैज दिखाते हुए कहा, मेरा नाम डिटेक्टिव स्मिथ है और ये ऑफिसर रियान है। हमें पता चला है कि आपके लड़के को कोई अजीब सा आदमी आपके घर के आसपास दिखा है और हम उस बारे में तहकीकात करने आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उसने एक नज़र हमारे बैजेस पर डाली और फिर हमसे कहा, हाँ हाँ, अंदर आइए। उसने हमें लिविंग रूम के अंदर हाँकते हुए अपने बेटे लूकस को आवाज़ लगाई। जब वो लड़का आया वो करीब 12 साल का था और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी उसकी माँ की तरह ही थी। वो भी काफ़ी थका और सुस्ताया हुआ लग रहा था और वो बार बार अपनी आंखें मल रहा था और जमाइया ले रहा था। मैं जानता हूँ कि आपसे बात करने का ये सही समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करने आया हूँ, मैंने एक स्माइल के साथ कहा। मिसेस विल्सन, मुझे बताया गया है कि आप स्टेशन पे आई थी अपना स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप अपना बयान दोहरा सकती है? उसने अपना सर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ। लूकस मेरे कमरे में रोता हुआ आया और उसका कहना था कि उसने विंडो से किसी चीज़ को देखा है। मैं देखने गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और सब चीज़ें जस की तस ही थी, तो मुझे लगा कि ये उसका कोई बुरा सा सपना होगा। लेकिन अगली रात भी वही चीज़ हुई और उसके बाद फिर अगली रात वही हुआ। उसने लूकस के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। तीसरी रात के बाद मैंने सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए थे। अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब ये सब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर वो सब दोबारा से शुरू हो गया। उस रात जब मैंने कैमरास पर चेक किया तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो ये सब बातें नहीं बना सकता। जिन रातों को वो सो जाता है तो उसे काफ़ी भयानक सपने आते हैं, और जिन रातों को वो नहीं सोता तो हम दोनों जगे होते हैं। मैंने पुलिस में पहले भी इस बात की रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जानती कि क्या किया जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोग किन हालात से गुज़र रहे हैं, मैंने नरमी से कहा, और मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ कि ये वक्त आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उसने अपना सर हिलाया और मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर क्या ये मुमकिन है कि ये आपके लड़के का वहम हो? क्या आपकी फैमिली में किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं रही? शायद मेरी इस बात से उसे काफ़ी बुरा लगा था। उसने कहा, क्या? नहीं, मेरा बेटा वहमी नहीं है। ऑफिसर रियान ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो है। हम हर पहलू से इस चीज़ को देखना चाहते हैं ताकि हम इस गुत्थी को सही से सुलझा सके। कई बार ऐसे हुआ है
कि हालात जिस तरफ इशारा करते हैं वैसा कुछ नहीं होता और हम किसी छोटी सी चीज़ पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। मिसेस विल्सन ने एक गहरी सांस भरी और कहा, उसे इससे पहले ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। एक ऐसा वक्त था जब मुझे और लूकस के फादर को लगता था कि शायद उसे एडीडी है। हमने उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है। और इसके पिता, मैंने कहा, कि उनके साथ आपकी रिलेशनशिप सही है? हाँ, उसने कहा। लूकस समर में उसके साथ रहने जाता है और हर दूसरे रात वो उससे फ़ोन पर बातें भी करता है। बल्कि हमारा रिश्ता तो डिवोर्स के बाद ज़्यादा अच्छा है बजाय कि उससे पहले जो था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप अपने एक्स हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन मुझे भेजिए, जिससे मैं बैकग्राउंड चेक कर सकूं और देख सकूं कि उस तरफ सब कुछ सही है या नहीं। एक और बात, क्या आपने अपने बेटे को अपने कमरे में सोने दिया है? हो सकता है उस सिचुएशन से उसे बाहर निकालने के लिए ये अच्छी चीज़ हो। हाँ बिल्कुल, हमेशा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लूकस मेरे रूम में होता है, लेकिन मेरे सोने के बाद वो वापस जाकर अपने बेड पर सो जाता है। मैं इस बारे में काफ़ी श्योर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सच ही बोल रही है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई साइको किसी बच्चे पर नज़र रखे, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। मैं ये सब काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा चीज़ें मालूम होती है। जब मैंने पूछा कि मैं लूकस से अकेले में बात कर सकता हूँ, तो मिसेस विल्सन ने पहले इसमें संकोच किया। वो नहीं चाहती थी कि कोई पुलिस ऑफिसर उनके छोटे लड़के से ज़्यादा पूछताछ करे। हैरानी की बात है कि ऑफिसर रियान ने यहाँ पर एक इफ़ेक्टिव बिचौलिए का काम किया। उसने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर बनने से पहले एक चाइल्ड थेरेपिस्ट या ऐसे ही कुछ था। उसके मुताबिक बच्चे ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में तब अच्छे से बात करते हैं जब उन्हें यकीन हो कि उनके पेरेंट्स उस बात को नहीं सुन रहे। फिर ऑफिसर रियान ने उनसे कहा, मैं आपके साथ एक अलग कमरे में इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा। जिसे सुनकर पहले उसने कुछ सोचा और फिर उस पर राज़ी हो गई। जब वो दोनों यहाँ से दूर जा रहे थे तो ऑफिसर रियान ने जाते हुए मुझे आंख मारी, जिसके जवाब में मैंने अपनी आंखें घुमा दी और अब बस वो लड़का और मैं ही थे। वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रहा था। मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं बता सकता था कि उसे मुझ पर यकीन नहीं हुआ था, या फिर शायद उसे इस बात का यकीन नहीं था कि मैं उसकी कोई मदद कर पाऊँगा। हे लूकस, इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अनुभव वाकई डरा देने वाले हैं, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि तुम और तुम्हारी माँ को सेफ रखो। लेकिन मुझे अपनी जॉब करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि तुम जो कोई भी चीज़ हो सब मुझे सच सच बता दो, और जितना हो सके हर छोटी सी छोटी डिटेल भी ज़रूरी साबित हो सकती है। उसने मेरी बात का जवाब अपना सर हिलाते हुए दिया और फिर हमने शुरू किया। ठीक है, जो आदमी तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारी विंडो के बाहर, क्या तुम उसे पहचानते हो, या तुम उसका हुलिया बता भी सकते हो या नहीं? उसने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी आंखें सीलिंग को देख रही थी। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या देखा है। मैं उसे नहीं पहचानता, लेकिन उसका सर काफ़ी बड़ा है, बड़ी सी आंखें, उसका मुंह उसके सर से एक तरफ से होता हुआ दूसरी तरफ तक इतना बड़ा सा है, और मुझे लगता है कि उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ भी है, और हाँ, वो टकला भी है। पहली नज़र में ये हुलिया कोई सेंस नहीं बनाता, और मुझे लगा कि वो शायद किसी तरह का मास्क पहने हुए था, और ये काफ़ी लॉजिकल भी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, और इससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि वो जो कोई भी था
हो सकता है लूकस उसे जानता हो, और हो सकता है उसे लगा हो कि वो उसे पहचान जाएगा। क्या वो आदमी बोलता भी है? क्या उसकी आवाज़ तुम्हें सुनी हुई लग रही थी? उसने अपना सर हिलाया। अच्छा ठीक है। तुम्हें वो आदमी कब दिखाई देता है? क्या हर रात वो सेम टाइम पर दिखाई देता है? हाँ, करीब करीब हर रात एक ही समय पर। हाँ, ये काफ़ी रात में होता है। कितनी लेट? वो इसका जवाब देते हुए काफ़ी नर्वस दिखाई दे रहा था। मेरी माँ को मत बताना, पर कभी 2 से 3 बजे के बीच। उस वक्त मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी वक्त तक जगा रहता हूँ, और अगर कभी मैं सो भी जाता हूँ तो रैंडमली ही मेरी आंखें खुलती है और मुझे वो वही मिलता है। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं लूकस, मैं कोई बात नहीं बताऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। मैंने उसे आंख मारते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने बताया था कि कभी कभार तुम उनके रूम में सोते हो, लेकिन तुम वापस अपने बेड पर चले जाते हो। अगर तुम्हें वो डरावना आदमी अपनी विंडो पे दिख रहा है तो फिर तुम वापस क्यों जाते हो? उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। मैं तो इस बात को नोटिस भी नहीं करता। बस जैसे ही मैं दोबारा उठता हूँ तो मैं अपने आप को अपने बेड पर पाता हूँ। मुझे लगा हो सकता है कि वो नींद में चल रहा हो। उसके बाद मैंने उससे कुछ स्टैंडर्ड सवालात किए, फिर उसकी माँ से भी कुछ सवाल किए। मैंने उसके कमरे के आसपास देखने की ठानी कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पर थी और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। एक और चीज़ मैंने देखी कि लूकस के पर्दे गिरे हुए थे। मैंने उससे पूछा कि जब पर्दे गिरे हुए हो तो वो इसके बाहर कैसे देख सकता है? ये वो बात थी जो उसकी माँ ने भी उससे पूछी थी, लेकिन लूकस इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो हमेशा ही खुले रहते हैं। जब भी वो आधी रात को उठता है और जब कि वो जानता है कि उसने सोने से पहले पर्दों को लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। ये काफ़ी अजीब बात थी। हमारे सारे सवाल ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने और ऑफिसर रियान ने उन्हें अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ से बाहर निकल गए। मैंने मिस विल्सन को बताया कि मैं उनके ऑफिसर को यहाँ छोड़ने की रिक्वेस्ट पर गौर करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ों को देखना होगा। ये सब काफ़ी अजीब था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। एक आदमी जो शायद मास्क पहनकर 2 बजे रात को बच्चे को डराने आता है, अगर वो किडनैपर था तो वो सिर्फ कमरे के अंदर ही क्यों देखता था? हो सकता है कि वो कोई घटिया आदमी हो जो सोते हुए बच्चों को देखता हो। अगर ऐसी बात होती तो हो सकता है कि उसे कत्ल करने के जुर्म में मैं ही जेल चला जाऊं। बदकिस्मती से एक ही जगह थी जहां मैं जानता था कि मुझे कुछ मदद मिल सकती है इस सिचुएशन में। मैंने हिचकिचाते हुए अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट में उस खूंखार आदमी का नाम तलाश किया। हेलो स्मिथ, क्या चाहते हो तुम? दूसरी तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। हे ऑफिसर जोस, तुमसे बात करके खुशी हुई, मैंने खींचते हुए उससे कहा। एनीवे, मैं यहाँ हूँ, विल्सन के घर के बाहर। मैंने फैमिली से पहले ही सवालात कर लिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकती हो? उसने सांस भरते हुए कहा। क्या तुम अपने स्कूल के काम भी दूसरे लोगों से करवाते थे, या फिर ये तब से ही शुरू हुआ जब से तुमने प्रोफेशनल करियर शुरू किया? हाँ हाँ, एक कमबख्त होते हुए मैंने ये पाया है कि दूसरों से काम करवाने का ये सबसे सही तरीका है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो जिससे ये आदमी मुझ पर दया करे? मैं देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने अपनी आंखों को घुमाया होगा। उसने कहा, हाँ हाँ, वेरी फनी। हाँ, मुझे पता है कि मैं कॉमेडियन हूँ, और अगर मैं पुलिस नहीं बनता तो ये मेरी दूसरी चॉइस होती। ठीक है फनी मैन, अगर तुम मेरी एडवाइस चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सलाह दूंगी कि उस लड़के की खिड़की के आसपास देखो।
कि वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है क्या, जैसे फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स या इसी तरह की कोई चीज़। और पड़ोसियों से भी बात करो कि उन्होंने अगर किसी चीज़ को देखा हो सकता है कि तुम किस्मत वाले हो और किसी सिक्योरिटी कैम फुटेज में तुम्हें कुछ काम की चीज़ मिल जाए। और जब तुम वापस ऑफिस में आ जाओ तो डेटा में चेक करो कि क्या किसी ऐसे बंदे का रिकॉर्ड मिलता है जो देर रात मास्क लगाए लोगों को डराता फिर रहा हो, और वो लगातार अगर ऐसा कर रहा है तो वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता होगा। मानना पड़ेगा कि उसकी बातें तो काफ़ी सही थी। और अगर इन सब से कुछ ना निकले तो मैं सीरियसली इस बात पे गौर करूँगी कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो दोबारा से वापस आएगा तो तुम वहीं रुककर उसका इंतज़ार करो। इससे उसकी पहरेदारी वाली रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएंगी। मुझे उसके सजेशंस काफ़ी अच्छे लगे थे तो मैंने उसे थैंक्स कहते हुए फ़ोन रख दिया। नीचे सड़क की तरफ देखते हुए काफ़ी सारे आइडेंटिकल घर थे। मैं जानता था कि हमारे लिए काफ़ी सारा काम करना बाकी है, लेकिन ऑफिसर रियान और मैं तैयार थे। दिन भर की पूछताछ के बाद भी मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी यहाँ पर बच्चों को देखता फिर रहा है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखी और सोचा कि इस सब को मैं कल सुबह देखूँगा, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला क्योंकि 2 बजे रात में मिसेस विल्सन का फ़ोन आया। वो काफ़ी बेचैन लग रही थी और उन्होंने कहा कि वो दोबारा से हुआ है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और जल्दी से वहाँ पहुँचकर आसपास उस आदमी को तलाश करने लगा। जब मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैंने अवेलेबल ऑफिसर्स को कॉल किया और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने को कहा जो मास्क पहन रहा हो, और मैंने उन्हें वो डिस्क्रिप्शन दिया जो लूकस ने मुझे पिछले दिन दिया था। मैं वहाँ मिस विल्सन और लूकस के साथ उनके घर में था, जबकि कई सारे ऑफिसर्स बाहर तलाश कर रहे थे और पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे। लड़के की आंखों में वो डर काफ़ी साफ तौर पर देखा जा सकता था और उसकी माँ भी काफ़ी घबराई हुई थी। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि कुछ काफ़ी गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं जानता था कि लूकस सही कह रहा है और शायद सच में ऐसा कोई शख्स है जिसे उसने देखा है, और शायद मुझे पहले ही यहीं रुक जाना चाहिए था। अगले दिन मैंने चीफ को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे यकीन है कि लड़का सही कह रहा है, और मैंने उन्हें ये भी सुझाव दिया कि हमें मिस विल्सन की पहरेदारी वाली रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए। हैरानी की बात है कि चीफ इस बारे में मान गया, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ तुम अकेले ही वहाँ रुकोगे। पहले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। सच बताऊं तो मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अपने फ़ोन पर गेम खेलते और वीडियोस देखते ही बिताया था। ये पहरेदारी करना काफ़ी ही बेकार काम है। आपको घंटों सुनसान सड़क पर देखना पड़ता है। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी यही करते। लेकिन तीसरे दिन चीज़ों ने काफ़ी अजीब मोड़ लिया। 1 बजे रात को लूकस के कमरे की बत्ती जलती है और मुझे यही आभास हो रहा था कि यही वो समय है। लेकिन एक दिक्कत थी, क्योंकि लूकस की खिड़की के बाहर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया जब ये हो रहा था। बाहर सब कुछ वैसा ही खाली था जैसा पिछली 2 रातों में था। जो भी हो, मैं उनकी घर की तरफ अपनी बंदूक हाथ में लिए बढ़ गया। मैं घर की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाया कि अगर कोई भी है तो वो सामने आए। मैंने वो सारी जगह देखी जहाँ कोई छुप सकता था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझे ये भी लगने लगा था कि कहीं ये लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात होती तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ साबित होता। मैं इसी बात को सोचते हुए उनकी घर की तरफ गया, लेकिन जब मैं घर में घुसा तो मिसेस विल्सन ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे खिड़की की दूसरी तरफ बड़े सा हाथ दिखाई दिया। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसका फ़ोटो लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता वो वहाँ से गायब हो चुका था।
मेरे दिमाग में अब हजारों सवाल कूद रहे थे। मैं सीधे उसी खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने दौड़कर पूरे घर में तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने एक ऑफिसर को फ़ोन लगाया कि हो सकता है कि हमें यहाँ से कुछ डीएनए मिल जाए। मैं उनका इंतज़ार कर रहा था और इसी वक्त मैं लूकस और मिस विल्सन से भी बात करना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो मुझसे पूछना चाहते हो कि तुम क्या कर सकते हो, और मुझे इसका जवाब नहीं पता था। मैंने उनसे वही सारे सवालात किए जो मैं हज़ारों बार कई सारे लोगों से पूछ चुका था। क्या तुमने कुछ देखा? क्या तुमने किसी चीज़ की आवाज़ सुनी? क्या आज कुछ अजीब हुआ? इस तरह के सवाल। लेकिन न इन सवालों से मुझे कुछ मिला और ना ही वहाँ पे कोई डीएनए भी मिला। उस रात के लिए मैंने उन लोगों को एक होटल में ठहरा दिया। मैं दूसरी रोज़ जब वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मिस विल्सन ने मुझे दरवाजे पर रोककर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई बच्चे हैं डिटेक्टिव स्मिथ? उसका सवाल सुनकर मैं एक लम्हे के लिए जम गया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम क्यों जानना चाहोगी? तुम क्या करते अगर वो तुम्हारा बच्चा होता? मैंने कहा कि मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा वहीं होता और हर एक अच्छे पेरेंट्स को यही करना चाहिए। हाँ यही, उसने कहा। प्लीज़ मेरे बच्चे की भी ऐसी ही देखभाल करो जैसे कि वो तुम्हारा अपना हो। मैंने अपना सर हिलाया और बग़ैर कुछ कहे वहाँ से निकल गया। मैं अभी भी इस बात से हैरान था कि वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया, और जबकि मैंने किसी को आते जाते हुए भी नहीं देखा था। अब आगे मैंने सोचा था कि मैं लूकस के कमरे में ही रहूँगा और उस कमबख्त के आने का इंतज़ार करूँगा। मेरा ये आइडिया सुन के मिसेस विल्सन पहले तो इस पर राज़ी नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने ऑफिसर रियान से उनकी फ़ोन पर बात करवाई, जिसने पता नहीं उन्हें क्या पट्टी पढ़ाई थी, लेकिन वो मान गई। लूकस रूम की दूसरी साइड पर सो रहा था और मैं एक चेयर पर बैठा हुआ था। एक के बाद एक घंटे गुजरते गए। रात के 2 बजे मैं महसूस कर रहा था कि मेरी आंखें अब भारी होती जा रही है। मैंने लूकस की तरफ देखा तो वो भी चैन की नींद सो रहा था। मुझे लगा कि एक छोटी सी झपकी लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि मैंने एक ज़ोरदार चीख सुनी। मैं जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ गया और लूकस की तरफ देखने लगा, और लूकस खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने उसी की नज़र फॉलो करते हुए जब देखा तो मैं हैरान रह गया। ये सचमुच वही था, और वो आदमी या जो भी था वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद थी और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। बावजूद इसके कि मेरी गन उसकी तरफ पॉइंटेड थी, वो फिर भी उसी की तरफ देख रहा था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रहा था, और उसके चेहरे पर एक भी बाल नहीं था। उसकी नाक ऐसे लग रही थी जैसे किसी पक्षी की चोंच हो, और उसके होंठ काफ़ी पतले थे। उसके हाथ भी हड्डियों जितने पतले थे, जिनके ऊपर स्पॉट्स थे और काफ़ी बड़े बाल भी थे। और उससे अजीब बात ये थी कि वो ना ही दीवार के उस पार था ना ही इस पार। ऐसे लग रहा था कि वो उस दीवार का ही एक हिस्सा हो। लूकस, जाओ और तुम्हारी माँ के कमरे में जाओ और उससे कहो कि दरवाज़ा बंद कर दे, मैंने उसे चीखते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही वो वहाँ से दौड़कर चला गया। उसके जाते ही मैंने एक हाथ से उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि मेरा दूसरे हाथ बंदूक को थामे हुए था और बंदूक का रुख अभी भी उसी की तरफ था। अब उस आदमी की बड़ी सी आंखें मेरी तरफ घूम गई और उसकी हल्की सी स्माइल काफ़ी भयावह दिख रही थी। उसने धीरे से लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था डिटेक्टिव स्मिथ। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपने झूठे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? जानकारी काफ़ी नाजुक है। मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी गलतियों को। हम सब गलतियाँ करते हैं। उसने कहा।
हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? लोगों का समाज, बिल्कुल वही जिसमें तुम रहते हो। उससे बात करते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हो। ऐसे लग रहा था कि उसे मुझसे कई सदियों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी बंदूक पर पकड़ मजबूत की और अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए कहा, और तुम्हारा समाज इस फैमिली पर क्यों अटैक कर रहा है? तुम लूकस पर क्यों अटैक कर रहे हो? अटैक? नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। ये काफी फैसिनेटिंग है। तुम एक 12 साल के लड़के को डरा रहे हो और ये तुम्हारे लिए फैसिनेटिंग है? ऐसी बकवास मुझसे ना करो। उसने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन दो हाथ उस खिड़की से मेरी तरफ बढ़ गए। वो उस कांच के आर पार इस तरह से आ गए जैसे वो कांच ना होकर कोई लचीला प्लास्टिक हो। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे उस टॉल वुमन के बारे में याद आने लगा जिसका सामना मैं पहले कर चुका था। मैं दोबारा से ये नहीं होने दे सकता था। मैंने उस खिड़की पर 3 राउंड फायर कर दिए, इस उम्मीद में कि इससे उसे ख़त्म कर दूं, लेकिन इससे उस आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरी सारी इंद्रियां मुझसे यही कह रही थी कि मैं इस घर से बाहर भाग जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद लूकस और उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, वो हाथ मेरे चेहरे के करीब थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें तब तक नहीं खोला जब तक मुझे ये महसूस नहीं हो गया कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने वहाँ नहीं थे। इसकी बजाय वो हाथ मेरे चेहरे पर फेरने लगा। उसकी उंगलियां मेरी दाढ़ी में घूमने लगी। मुझे नहीं पता कि मुझे डर का अनुभव हुआ था या राहत का, लेकिन तभी उसने मेरे गालों को पकड़ लिया और मेरा सर दीवार पर दे मारा, जिससे मेरी बंदूक भी नीचे गिर गई थी। मैं उसे उठाने झुक रहा था कि उसने मेरा चेहरा ज़मीन पर दे मारा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ उस खिड़की की तरफ ले जाने लगा। वो मुझे उस खिड़की से अंदर खींचना चाहता था। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। वो मेरे दर्द को देखकर खुश हो रहा था। फिर उसने कहा, वो लड़का हमारी तरफ होना चाहिए और तुम भी जानते हो कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, और शायद तुम भी यही चाहते हो। तुमने दूसरी साइड पहले ही देख ली है डिटेक्टिव। तुम सब हमारे साथ सुरक्षित हो। मैंने चीखते हुए अपनी पिस्तौल उठा ली और कई राउंड उसकी तरफ फायर किए, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। गुस्से में मैं उस खिड़की पर अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से वार करने लगा। जैसे ही मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ तो मैंने ये नोटिस किया कि वो तो यहाँ से गायब हो चुका है, और अब मैं सीधे उस सुराख से बाहर जंगल में देख रहा था। ये घर की दूसरा हिस्सा था। मेरा दिल ज़ोरों से दौड़ रहा था। फिर मेरा ध्यान अपने सर की चोट की तरफ गया। कुछ मिनटों बाद जब मैंने होश संभाले तो मैंने चीफ को कॉल किया। चीफ को पहले ही पड़ोसियों ने फ़ोन लगा दिया था क्योंकि उन्होंने बंदूक के चलने की आवाज़ सुनी थी। मैंने चीफ को इस बारे में बताया, यहाँ जो कुछ भी हुआ था मैंने वो पूरी कहानी उसे सुना दी। कुछ देर बाद मैं विस विल्सन और लूकस के पास गया। क्या हुआ? उसने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये उस रात का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था। लूकस ने सच में कुछ भयानक देखा था और वो जानता था कि मैंने भी उसे देखा है। मैं जिस पे वो यकीन करता था, मैं जो उसकी सच्चाई का गवाह था, मैं जिसे वो समझ सकता था कि मैं उसकी साइड पर हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद वो मैं ही था जिसने इस बारे में झूठ कहा। वो एक आदमी था मास्क पहने हुए, और उसके साथ बाहर कई और भी आदमी थे और हम में मुठभेड़ हुई। उस आदमी का पुराना रिकॉर्ड है और वो सिक्योरिटी कैमरास को जैम कर देता है, और उसके कपड़े उसे रात में देखने के लिए और भी चैलेंजिंग बना देते हैं, जिस वजह से मैं उसे पहली बार नहीं देख पाया।
देखिए, एक बार चीफ यहाँ आ जाए तो हम उस बारे में पूरी तरह से बात कर सकते हैं। ये सब बकवास थी। मैं ये सब झूठ कहने के लिए अपने आप से बहुत नफ़रत करने लगा हूँ। मैं उन्हें सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें ये सब बता चुका होता। लेकिन आखिरी बार मेरा उनसे सामना होने के बाद मैं जानता था कि मैं ये नहीं कर सकता। आखिरकार चीफ मौके पर पहुंचा। चीफ ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। आखिरी बार जब मैंने लूकस को देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी। उस लड़के को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा और इस सब के बावजूद भी उस पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें कई सारे झूठ कहा गया। उन्हें कहा गया कि उनके घर में एक ख़तरनाक तरह की फफूंद लग गई है और ये भी कि उनके घर के नीचे एक बड़ा सा सिंक होल है और जल्द ही ये घर उसमें डूब जाएगा। और मिसेस विल्सन भी शायद लूकस की नई शुरुआत के लिए वहाँ से जाना चाहती थी। चीफ ने मुझे बताया कि अब वो लोग सुरक्षित हैं और किसी भी अजीब घटना की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये बात काफ़ी बढ़िया थी और उस रात मैंने और डिटेक्टिव जोज ने वाइन की बोतल पीकर इसे सेलिब्रेट किया। उसके आगे के हफ्तों में सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। कम से कम मेरी पर्सनल लाइफ से बाहर तो सब ठीक ही था। एक बार जब आप इस तरह से किसी हादसे से गुज़रते हैं तो आप पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो सकते। मुझे अब भी डर सताता है कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो। मैं हर चीज़ को अब डबल चेक करता हूँ। एक बार शावर में मैं अपने चेहरे को धो रहा था कि तभी मैंने आईने में देखा है कि मेरे पीछे वही परछाई खड़ी है, वही आदमी जिसने उस दिन लूकस के खिड़की से मुझ पर अटैक किया था। उसे देखकर मुझे करीब करीब हार्ट अटैक ही आ गया। उस चीज़ से मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसके बाद करीब 1 महीने तक मैंने आईने में चेहरा ही नहीं देखा। मुझे अपने एक सहकर्मी ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज़ को देखते हो और काफ़ी लंबे वक्त तक देखते हो तो वो चीज़ भी वापस तुम्हारी तरफ देखती है। कई बार आपकी जिज्ञासा आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए मैं कामना करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने अनुभव बताएं। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें।